बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम चैप्टर 5 में फर्स्ट नॉलेज पढ़ रहे हैं, टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। आज हमने अपने सेकंड एसएलओ फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स को कवर करना है और इसी के साथ अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया को जस्टिफाई करना है कि ये क्यों बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। कल अगर आपको याद हो, हम अपने सेकंड एसएलओ फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट को बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। कार्ल वूज का क्या रोल था, क्यों इसने राइबोसोमल आरएनए जीन को स्टडी किया, और इस टेबल की बेस पे हमने जस्टिफाई किया किस तरह से आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है। ठीक है, असल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि बैक्टीरिया की निस्बत ये ज्यादा यूकैरिया से मिलते हैं, जिस वजह से इसकी एक अलग डोमेन बनाएगी। ये वो आपके पास फाइलोजेनेटिक लिनेज, एक शजरा नस्ब आता है जो आपको बताता है एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ होगा। शुरू में सभी का एक कॉमन एंसेस्टर था, अर्ली प्रोकैरियोट जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, विद टाइम हमने देखा कि इसमें से बैक्टीरिया जो थे वो अलग हो गए। ठीक है, कि जो अर्ली एंसेस्टर है उसमें मॉडिफिकेशन हुई और आपके पास एक नई चीज आ गई जिसे आपने बैक्टीरिया का। जो नहीं इवॉल्व हुए वो बाद में जाके ना, जब इवॉल्व हुए तो आपके पास दो तरह के जानदार बने उनसे, एक थे आर्किया और दूसरे यूकैरिया। तो इस तरह से आपके पास तीन डोमेन्स आती हैं। अब चूंकि आर्किया और यूकैरिया बाद में इवॉल्व हो रहे हैं बैक्टीरिया के, और इनकी एवोल्यूशन का टाइम भी एक दूसरे के पास पास है, इसलिए हम देखते हैं कि हमें इन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने बात की कि आपके पास बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन जबकि आप आर्किया को देखते हो तो इनमें आपको डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं जो कि यूकैरिया की फीचर हैं। और यूकैरिया जो थे ये बाद में जब इवॉल्व हुए तो इन्होंने चार डिफरेंट तरह के और मजीद एनिमल्स बनाए जिनके हमने अब अलग अलग किंगडम्स बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। अब दो डोमेन से तीन डोमेन सिस्टम आया। अब लॉजिकल बात है कि जब हमने स्टार्ट में डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया को एक ही डोमेन बनाया हुआ था, तब हम इन्हें एक किंगडम मोनरा में रखते थे। अगर हमने डोमेन अपडेट की है तो ज़हन कहते हैं ना कि इसका मतलब है किंगडम भी अपडेट होने चाहिए। तो ऐसा ही है, इस वक्त जो एडवांस लिटरेचर है वो 5 की बजाय 6 किंगडम का कंसेप्ट देते हैं। और 6 किंगडम में वो क्या करता है कि 5th किंगडम मोनरा में ये जो आर्की थे, जिन्हें हम आर्की बैक्टीरिया पहले कहते थे, उन्हें निकाल के एक अलग किंगडम आर्किया में रखा जाता है, जिसे हम देखेंगे इवन 9th ग्रेड में न्यू करिकुलम के मुताबिक बच्चे ये बात पढ़ेंगे भी। अब बैक्टीरिया जो है कहता है इनमें जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होने की वजह से डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, हमने इनकी फाइलोजेनेटिक पढ़ ली है, इनके डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। ठीक, और ये चीज हमने पढ़ी थी डोमेन आर्किया में, लेकिन हमसे फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट पूछी गई है, तो हमने डोमेन आर्किया के बाद डोमेन बैक्टीरिया भी बतानी है। ठीक हो गया, इसको यहां से आगे करते जाएं और आगे आगे ये वाला पॉइंट, अब एक एक पॉइंट आगे। इसमें फाइलोजेनेटिक स्टडी से हमें पता लगता है यही बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं कि तीनों डोमेन्स के जो मेंबर्स हैं दे ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर, जिनमें बैक्टीरिया पहले डाइवर्ज कर गए, आर्किया और यूकैरिया जो हैं वो बाद में डाइवर्ज कर गए, जिस वजह से हम देखते हैं आर्किया की और यूकैरिया की जो लिनेज है वो शेयर्ड है आपस में। ठीक है, कहते हैं बेशक प्रोकैरियोट्स के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, जिस वजह से हमें शुरू में गलती हुई और हमने इन्हें एक ही डोमेन और एक ही किंगडम में रखा था, लेकिन ये जो नया सिस्टम है जिसमें कार्ल वूज ने हमें बताया कि दो नहीं तीन डोमेन्स हैं, इसमें हम हाईलाइट करते हैं इनमें जो बुनियादी डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म, जिस वजह से फिर हम इन्हें दो अलग डोमेन्स में क्लासिफाई करते हैं। और ये जो तीन डोमेन वाला सिस्टम है ये अब एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी से
एक्सेप्ट कर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही है साइंस ऑफ टेक्सोनॉमी में, जिसके मुताबिक आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना सिर्फ क्लासिफाई करते हो बल्कि उनके दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशन भी फाइंड आउट करते हो। ले जी, हमारा लास्ट एसएलओ जो हमने इस नॉलेज में कवर करना है वो हमें कहते हैं आपने रैशनलाइज करना है, जस्टिफाई करना है कि बैक्टीरिया ज्यादा वाइड स्प्रेड क्यों है, इनकी अक्रंस ज्यादा क्यों होती है। कुछ कॉमन पॉइंट्स फिर वन बाय वन इन्हें पढ़ते हैं। बैक्टीरिया वाइड स्प्रेड ऐसे हैं कि इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आर्किया के पास नहीं है, जिस वजह से आर्किया बहुत ज्यादा माहौल में एडॉप्ट नहीं कर सके, वो चंद एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में मिलते हैं। जबकि बैक्टीरिया के पास मूवमेंट के लिए फ्लैजेला है, कॉन्जुगेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप है रिप्रोडक्शन की, जेनेटिक वेरिएशन लाती है, उसके लिए इनमें पिलाए हैं। फिर आप देखते हो हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए इनके पास एंडोस्पोर्स हैं। ये चीजें इन्हें ज्यादा बेहतर अडॉप्ट करती हैं। अब अभी पीछे मैंने डोमेन बैक्टीरिया पढ़ाते वक्त बताया इनमें जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा है। जेनेटिक वेरिएशन का डायरेक्ट लिंक होता है बॉडी या सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ। अगर जेनेटिक वेरिएशन या डाइवर्सिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि उन ऑर्गेनिजम्स में या हमारे केस में बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी डाइवर्सिटी होगी। इनमें भी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जो आर्किया में नहीं है। यही वजह है कि आप देखते हो कि बैक्टीरिया जो है आर्किया की निस्बत इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एनर्जी सोर्स को यूज करने की। इनके पास कार्बन सोर्स ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में, डाइवर्स एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो इनके पास डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज हैं, कार्बन सोर्सेज हैं, ये उन्हें अपनी मेटाबॉलिक वर्सिटिलिटी की वजह से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ठीक है। इसी तरह आप देखते हो कि जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहां उन्हें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी वेरिड मिलती है, जिस वजह से आप देखते हो कि वो उससे डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बेस पे भी इनमें डाइवर्सिटी है। एक ग्रुप वो है बैक्टीरिया का जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इन्हें आप कहते हो एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरे वो है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिनकी डेथ हो जाती है, इनका ऑपोजिट केस है, ऑक्सीजन ना हो तो ये बेहतर ग्रो करते हैं, इन्हें आप कहते हो एनारोबिक। थर्ड आते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो आपके पास दोनों एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी इनकी डेथ नहीं होती, ये सरवाइव करते हैं। अब ये इनकी डाइवर्सिटी है, जिस वजह से आप देखते हो इनमें अक्रंस भी इनकी ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है इस वेरिएशन की वजह से इनमें ऑक्सीजन टॉलरेंस ज्यादा है, जो इन्हें इस काबिल बनाती है कि ये मुख्तलिफ माहौल के अंदर जिंदा रह सकें। अब अगर हम खसूसियात की बात करें तो अभी हमने स्टार्ट में कहा दे कैन फॉर्म एंडोस्पोर, जो कि हमने स्ट्रक्चर इस चैप्टर में पढ़ना भी है। ये जो एंडोस्पोर होते हैं इस फॉर्म में आप देखते हो बैक्टीरिया खुद को इनएक्टिव स्टेट में ले जाता है। जब भी एनवायरनमेंट खतरनाक होता है, हार्श होता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है। वो जो उसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है उसे आप बोलते हो एंडोस्पोर। चूंकि एनवायरनमेंट हार्श होता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, लेकिन बिफोर डेथ जो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व किया था वो एंडोस्पोर बन जाते हैं। अब जब तक एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होता ये एंडोस्पोर उस हार्श एनवायरनमेंट में इनएक्टिव डोरमेंट स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट एक्टिव होता है आप देखते हो वो प्रिजर्व डीएनए और उसके अराउंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक्टिव होते हैं, दोबारा से बैक्टीरिया बना देते हैं। ये भी क्या करती है, इनकी अक्रंस को बढ़ाती है। ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके पास एंडोस्पोर्स हमें उन एनवायरनमेंट में मिलते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस के होते हैं। जैसे कह रहा आपके पास माउंटेन टॉप्स जैसे एरिया हो गए जहां पे टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। ओशियन ट्रेंचेस होगी, हमने स्टार्ट में लेक्चर के डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स पढ़े थे। वो जो वेंट्स बन रहे होते हैं ना, वो वहां बन रहे होते हैं जहां ओशियन ट्रेंचेस होती है। ट्रेंचेस आप कहते हो कि सतह समुंदर जो कि बहुत गहराई में है, वहां आप देखते हो मजीद जो आपके पास ओशियन की सरफेस है वो डेप्थ में गई होती है, उसमें ट्रेंचेस बन चुकी होती है। ठीक। इसके अलावा आप देखते हो हॉट स्प्रिंग्स जो कि एसिडिक हैं, वहां भी आपको ये मिलेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर और आइस ऑफ एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका हमारा एक पूरा साउथ में एक कंटिनेंट है,
जहां आप देखते हो सारा साल बर्फ रहती है। तो कहते हैं इस तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जहां बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, वहां वो क्या करता है, अपनी नस्ल को जिंदा रखने के लिए एंडोस्पोर एक डोरमेंट फॉर्म बना देते हैं, ताकि जब भी इंवायरमेंट सूटेबल हो एंडोस्पोर्म ग्रो करके बैक्टीरिया बना दे। ठीक हो गया। ये आपके पास डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं जिनकी मदद से हम देखते हैं कि हमें नेचर में, जो लास्ट एसएलओ कह रहे हैं, अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द वाइडेस्ट रेंज ऑफ हैबिटेट मिलती है। हैबिटेट कहते हैं कुदरती मस्कन को, कुदरती माहौल को, जहां पे एक जानदार रहते हैं। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये स्लाइड मौजूद है, इसको पढ़ो, इसकी सिमुलेशंस को यूज करो, क्वेश्चन बैंक वर्कशीट को प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट नॉलेज में इंपॉर्टेंट एसएलओस को कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।